आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। हो के ना यूं ही मायूस, दिल को ना यूं ही बेकरार कर। सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। बिहार बोर्ड क्लास 12 अंग्रेजी की परीक्षा देने वाले आप सभी बच्चों को हमारी अनेक अनेक दुआएं। प्यारे बच्चों, आज से अपनी अंतिम परीक्षा प्रहार वाली महा मैराथन शुरू हो गई है। आप इस वीडियो को देखिए। ये रेनबो इंग्लिश का प्रोज सेक्शन वाला वीवीए ऑब्जेक्टिव है। यकीन मानो ये प्रोज के ऑब्जेक्टिव इसी में से पूछे जाएंगे। तो प्रथम प्रश्न है, बेंजी लेफ्ट हिज स्कूल एट डैश ईयर्स ओल्ड। बेंजी ने अपना स्कूल डैश साल की उम्र में लेफ्ट कर दिया, यानी छोड़ दिया। इसका जवाब होगा ए, यानी कि 14। बेंजी अपना स्कूल 14 साल की उम्र में छोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 2, बेंजी डिसाइडेड टू मैरी। बेंजी ने मैरी करने का डिसाइड किया, शादी करने का निर्णय लिया। किससे शादी करने का निर्णय लिया? इसका जवाब होगा ए, यानी कि फ्लोरेंस। बेंजी फ्लोरेंस से शादी करने का निर्णय लेता है। क्वेश्चन नंबर 3, बेंजीज फादर डिड नॉट लाइक डैश। बेंजी के पिता डैश को नहीं लाइक करते थे, नहीं पसंद करते थे। इसका जवाब होगा बी, फ्लोरेंस। क्वेश्चन नंबर 4, बेंजी गॉट हिज पासबुक। बेंजी ने अपना पासबुक प्राप्त किया फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से, एट द एज ऑफ डैश, डैश साल की उम्र में। प्यारे बच्चों, इसका भी जवाब होगा बी, 21। 21 साल की उम्र में बेंजी ने अपना पासबुक अपने माता पिता से प्राप्त कर लिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, बेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड। बेंजी के माता पिता ने प्लान किया, योजना बनाया, फॉर अ सेरेमनी, एक समारोह करने का। व्हेन ही वॉज डैश, जब वह डैश साल का हो गया, यानी जब बेंजी डैश साल का हो गया तब बेंजी के पेरेंट्स ने सेरेमनी करने का प्लान किया। कितने साल का हो जाता है बेंजी जब उसके माता पिता प्लान करते हैं कि एक सेरेमनी किया जाए? इसका जवाब होगा बी, 21। ठीक है, तो धूम धड़ाके से पढ़िए, है ना, और होशियार बनकर दिखाना है। अपने गार्जियन के सिर को नीचे नहीं गिरवाना है, उसे ऊंचा करके दिखाना है। प्यारे बच्चों, कहते हैं जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6, फ्लोरेंस बिकेम द वाइफ ऑफ डैश। फ्लोरेंस बिकेम बन गई, द वाइफ पत्नी, ऑफ डैश, डैश का। किसकी पत्नी बन गई फ्लोरेंस? इसका जवाब ए होगा, यानी कि बेंजी। फ्लोरेंस बेंजी की वाइफ बन जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बेंजीज पेरेंट्स आर नोन। बेंजी के माता पिता को जाना जाता है एज द डैश, डैश के नाम से। किस नाम से बेंजी के माता पिता को जाना जाता है? प्यारे बच्चों, इसका जवाब ए होगा, जॉनसन्स। बेंजी के माता पिता को लोग जॉनसन्स कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, ऑल दैट द जॉनसन्स हैड वाज द डैश। सब कुछ जो जॉनसन के पास था वो डैश था, क्या था? इसका जवाब ए होगा, यानी अर्थ, जमीन, धरती ही जो था वही उसके लिए सब कुछ था। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 कहता है, बेंजी ऑन्ड ए डैश। बेंजी रखा हुआ था एक डैश, क्या रखा हुआ था? इसका जवाब होगा फोर्ड वैन, यानी फोर्ड की एक गाड़ी रखा हुआ था। कार जो है वो फोर्ड कंपनी की थी, पता होगा आपको, अमेरिकन कंपनी है एक फोर्ड, उसी की वो कार रखा हुआ था बेंजी। क्वेश्चन नंबर 10, बेंजी अंडरस्टूड। बेंजी समझ गया था अबाउट द बिजनेस ऑफ डैश, डैश के व्यापार के बारे में। किस चीज़ के व्यापार के बारे में बेंजी समझ गया था? इसका जवाब होगा बी, यानी कि हैंस, मुर्गियों के व्यापार के बारे में वो सब कुछ समझ गया था। हैंस इसका जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी हैंस, कितने मुर्गियां, वेर थे, एट फर्स्ट, पहले पहल, केप्ट रखा गया, बाय बेंजी, बेंजी के द्वारा। बेंजी के द्वारा पहले पहल कितना मुर्गी रखा गया था? इसका जवाब होगा अबाउट अ डजन, लगभग 1 दर्जन, यानी कि 10 से 12 मुर्गियां वो लगभग में शुरू में रखना शुरू किया था जब वो उसने बिजनेस शुरू किया था बेंजी ने, है ना। द अर्थ में जो बेंजी रहता है, सिंपल माइंडेड बॉय, वो क्या करता है, तो मुर्गियां रखता है। डॉक्टर ने कहा था उसके माता पिता को कि इसके हैंस का बिजनेस कर दो, तो अबाउट अ डजन, लगभग 1 दर्जन, 10-12 मुर्गियां जो है वो रखा हुआ था फर्स्ट टाइम। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12, डीपली एंड पेनफुली अपसेट, काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर, दे वेंट टू द मैन, वे लोग एक आदमी के पास गए, यानी कि बेंजी के माता पिता काफ़ी परेशान होकर एक आदमी के पास गए, नेम्ड सैंडर्स, जिस आदमी का नाम सैंडर्स था, एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा, हाउ इट वॉज, ये सब कैसे हो गया, इज फ्रॉम, जब भी लास्ट में फ्रॉम है मतलब पूछा जा रहा है कि ये लाइन कौन चैप्टर का लाइन है। तो प्यारे बच्चों बेशक सी होगा जवाब, यानी कि द अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बेंजी वॉज सिंपल माइंडेड, बेंजी साधारण दिमाग का, एंड डैश, इसका जवाब होगा बी, सिंपल हार्टेड, साधारण दिल का, यानी बेंजी जो है साधारण दिमाग और साधारण दिल का आदमी था, सीधा दिल का और सीधे दिमाग का, ज़्यादा उसके दिमाग में कुछ समझदारी वाला बात सब था ही नहीं, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, द अर्थ इज अ स्टोरी, द अर्थ एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, आपको पता ही होगा, रिटन बाय डैश, जो डैश के द्वारा लिखा गया है। प्यारे बच्चों इसका जवाब होगा एच.ई. बेट्स, एच.ई. बेट्स जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे ना, उन्हीं का लिखा हुआ है द अर्थ चैप्टर, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है ना। दोस्तों यह प्रश्न ए पिंच ऑफ स्नफ से पूछा गया है। ए पिंच ऑफ स्नफ के ऑब्जेक्टिव आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डॉट डॉट वॉज कमिंग, डॉट डॉट आ रहे थे, टू दिल्ली, दिल्ली, टू सी मिलने के लिए, सम मिनिस्टर, कोई मंत्री से, कौन आ रहे थे दिल्ली, कोई मंत्री से मिलने के लिए, इसका जवाब होगा सी, यानी कि नानो काका। क्वेश्चन नंबर 16, हु ट्रेवल्ड फ्री, किसने फ्री में यात्रा कर लिया, विद नानू काका, नानू काका के साथ। प्यारे बच्चों इसका जवाब डी होगा, किटन, बिल्ली का बच्चा, वो लेकर आए थे बास्केट में, टोकरी में, ट्रेन में, तो उसका पैसा नहीं लगा, वो फ्री में ही ट्रेवल कर लिया। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉर व्हाट पर्पस, किस मकसद से हैड नानू काका कम, नानू काका आए थे, टू दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली नानू काका किस मकसद से आए थे। प्यारे बच्चों इसका जवाब होगा डी, टू सी, मिलने के लिए, सम मिनिस्टर, कोई मंत्री से, कोई मंत्री से मिलना उनका मकसद था, पर्पस था, इसीलिए वो दिल्ली आए थे। यहाँ पर सी का मतलब मिलना हो गया। सी के आपको पता होने चाहिए 873 मीनिंग होते हैं, यहाँ पर सी मीन्स देखना नहीं, मिलना हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, नानू काका डैश बिफोर ही स्पोक, नानू काका अपने बोलने से पहले डैश किए, क्या किए, तो इसका जवाब सी होगा, इनहेल्ड सम स्नफ, थोड़ी सी तंबाकू की जो गर्दी थी उसे ऊपर की ओर सूंघा, ठीक है, ऊपर की ओर सूंघना नाक में, उसको इनहेल कहते हैं, है ना। तो अपने ऊपर की ओर जो है थोड़ा सा तंबाकू की गर्दी को क्या किया उन्होंने, सूंघने का काम किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रतिराम वॉज द सन ऑफ डैश, रतिराम डैश का बेटा था, किसका बेटा था, इसका जवाब होगा बी, सोहनलाल रतिराम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, नानू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स, नानू काका ने अपने चांदी की चुनौती को ओपनड, खोला, एंड टुक ए डैश, और उसमें से डैश लिया, क्या लिया, तो इसका जवाब होगा सी, पिंच, यानी एक चुटकी लिया, क्या लिया, स्नफ लिया, तंबाकू की गर्दी लिया होगा, तो टुक लिया कितना, तो ए पिंच, एक चुटकी, इसका जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, नानू काका वेंट, नानू काका गए, टू विजिट, मिलने के लिए, द डैश मिनिस्टर, डैश मंत्री से, कौन से मंत्री से नानू काका मिलने गए, इसका जवाब होगा बी, वेलफेयर, यानी कल्याण मंत्री, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने गए। क्वेश्चन नंबर 22 है, द नरेटर, कथाकार, वाज द डैश, डैश थे, ऑन प्रोबेशन, ट्रेनिंग पीरियड पर, परख अवधि पर, कथाकार जो है मनोहर मालगोंकर, ए पिंच ऑफ स्नफ के, वो ट्रेनिंग पर थे, प्रोबेशन पर थे, कौन चीज़ थे जिसके ट्रेनिंग पर थे, कौन चीज़ का नौकरी पर थे, तो इसका जवाब होगा ए, अंडर सेक्रेटरी, अवर सचिव थे, यानी सचिव का नौकर वाला काम वाले नौकरी पर थे, अंडर सेक्रेटरी थे, और भी क्या थे, ऑन प्रोबेशन, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड पर, परख अवधि पर थे, तो द नरेटर वॉज द अंडर सेक्रेटरी। क्वेश्चन नंबर 23, नानू काका वॉज द नरेटर्स डैश, नानू काका कथाकार के डैश थे, नानू काका जो है मनोहर मालगोंकर जो राइटर हैं पिंच ऑफ स्नफ के, उनके कौन थे, इसका जवाब होगा सी, मैटरनल अंकल, यानी कि मामा, नानू काका जो है वो नरेटर के, कथाकार के कौन रहते हैं, नरेटर के, तो मैटरनल अंकल, मामा रहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24, ए पिंच ऑफ स्नफ इज अ डैश स्टोरी। ए पिंच ऑफ स्नफ एक डैश कहानी है, कैसी कहानी? इसका जवाब बी होगा, ह्यूमरस स्टोरी, यानी हास्यकर कहानी, हंसाने वाली कहानी, या आप कह सकते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी, या आप इसे कॉमेडी स्टोरी यानी कॉमिक स्टोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मेनली ह्यूमरस स्टोरी करके रहता है ऑप्शन, उसको आपको चुनना है। नहीं तो कॉमिक रहे तो कॉमिक भी कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नानू काका वॉज टू मीट, नानू काका मिलने वाले थे द मिनिस्टर, मंत्री से, इन द डैश, डैश में, कहाँ पे मिलने वाले थे नानू काका मंत्री जी से? इसका जवाब ए होगा, नॉर्थ ब्लॉक। नॉर्थ ब्लॉक में जो है नानू काका मंत्री जी से मिलने वाले थे। आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक एक जगह है जहाँ पर मंत्री लोगों का आवास होता है ना? तो नानू काका मिलने वाले थे मंत्री से, कहाँ? तो नॉर्थ ब्लॉक में। क्वेश्चन नंबर 26, ए पिंच ऑफ स्नफ इज अ स्टोरी, ए पिंच ऑफ स्नफ एक कहानी है, रिटन बाय डैश, जो डैश के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? इसका जवाब होगा बी, मनोहर मालगोंकर के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्स द ब्लैक पीपल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्स, कहते हैं, यहाँ पर आस्क मतलब हो गया, पूछना नहीं होगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं द ब्लैक पीपल, काले लोगों को, यानी कि निग्रो जो है अमेरिका के काले लोगों को निग्रो भी कहा जाता है, काले लोगों को वो कहते हैं टू कंटिन्यू, जारी रखने के लिए, वर्किंग, काम करना, विथ से, किस चीज़ से काम जारी रखने के लिए कह रहे हैं? तो इसका जवाब होगा बी, फेथ, यानी विश्वास, है ना? विश्वास के साथ अपने काम को जारी रखिए, संघर्ष को जारी रखिए लड़ने का, कि सरकार जो है आपको अपना कर्तव्य, आपका जो अधिकार है वो सब जो नहीं दे रही है, तो इसके लिए विश्वास के साथ काम करते रहिए, वर्किंग विथ फेथ, विश्वास के साथ कि कभी ना कभी ये मंजर बदलेगा और काले लोगों को भी हक मिलेगी। प्यारे बच्चों, अब आई हैव अ ड्रीम नामक चैप्टर की ऑब्जेक्टिव शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो वर्किंग, कंटिन्यू वर्किंग विथ, क्या सिखा रहे हैं? फेथ, विश्वास के साथ। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, आज़ादी का घोषणा पत्र, मुक्ति घोषणा पत्र, डिड नॉट गिव, ने नहीं दिया, फ्रीडम, आज़ादी, फ्रॉम डैश, डैश से, क्या चीज़ से आज़ादी नहीं दिया आज़ादी का घोषणा पत्र बन जाने के बाद भी? इसका जवाब होगा ए, स्लेवरी, गुलामी, स्लेवरी में होता है गुलामी, गुलामी से आज़ादी नहीं दिया। क्या होता है नियमतः कि अब्राहम लिंकन जो बनते हैं राष्ट्रपति जब, तो उन्होंने मुक्ति घोषणा पत्र, आज़ादी के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर, कि अब से काले लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, वो भी आज़ाद है। लेकिन फिर भी उन लोगों को जो है फ्रीडम नहीं दिया गया, आज़ादी नहीं दिया गया, स्लेवरी से, गुलामी से। यही वो अपने भाषण में कह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग। तो कौन चीज़ से फ्रीडम नहीं मिला, आज़ादी नहीं मिला? तो स्लेवरी यानी गुलामी से आज़ादी नहीं मिला। ठीक है, ये होगा इसका जवाब। क्वेश्चन 29, मार्टिन लूथर किंग वॉज द यंगेस्ट पर्सन, मार्टिन लूथर किंग सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे, टू रिसीव, जिन्होंने प्राप्त किया, द डैश, डैश, इन 1964, 1964 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर सबसे कम उम्र में क्या चीज़ 1964 में प्राप्त की? प्रिय बच्चों, इसका जवाब होगा बी, नोबेल प्राइज। उन्हें पीस के लिए, शांति लाने के लिए, दुनिया में जो वो शांति लाने का काम किया, पीस, उसके लिए 1964 में उन्हें जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इसका जवाब बी होगा। और यदि पूछे नोबेल प्राइज फॉर डैश, कौन चीज़ के लिए मिला? तो पीस, शांति के लिए मिला था। कब मिला? तो 1964 में मिला। क्वेश्चन नंबर 30, हु सेज, कौन कहे हैं, माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड, मेरे बच्चे की पहचान नहीं की जाएगी, बाय द कलर ऑफ स्किन, उसके चमड़े के रंग से, बट बाय द कैरेक्टर, बल्कि उसके चरित्र से उसकी पहचान की जाएगी। ये बात किसने कहा है प्रिय बच्चों? इसका जवाब ए होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये बात कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, 100 ईयर्स लेटर, 100 साल के बाद भी, द निग्रो इज स्टिल, ये जो हबसी लोग हैं, काले लोग जो हैं अमेरिका में, वो अभी भी हैं, डैश, इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकी समाज के कोने में। 100 साल के बाद भी निग्रो इज स्टिल, अभी भी डैश है अमेरिका के कोने में, क्या है? तो इसका जवाब होगा सी, लैंग्विसिंग,
100 साल के बाद भी निग्रो अभी भी अमेरिकी समाज में क्या है, तो कैसे भी जीवन काट रहे हैं। लैंग्वेसिंग, लैंग्वेसिंग माने कैसे भी जीवन काटना, किसी तरह से खराब जिंदगी काटना को बोलते हैं लैंग्वेज। ठीक है, इसका जवाब लैंग्वेसिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड, मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाहते थे द निग्रोज, काले लोगों से, टू कंटिन्यू, कि वो जारी रखें वर्किंग, काम करना, विथ डैश, डैश के साथ, कौन चीज़ के साथ, तो फेथ, विश्वास के साथ काम को जारी रखने के लिए वो चाहते थे कि निग्रो लोग, काले लोग जो हैं वो विश्वास के साथ, मार्टिन लूथर किंग चाहते हैं कि वो काम करते रहे, किस विश्वास के साथ, कि एक दिन हम लोग आज़ाद होंगे ही, और इसलिए संघर्ष हम लोग जारी रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, द डैश वुड नॉट बी सेटिस्फाइड, डैश संतुष्ट नहीं होंगे, अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर, जब तक कि न्याय पानी की तरह ना गरकने लगे। कौन संतुष्ट नहीं होंगे? जब तक कि न्याय उसको मिल ना जाए। तो इसका जवाब होगा बी, निग्रोज, यानी अमेरिका के काले लोगों को निग्रो कहा जाता है। तो अपने भाषण में मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि वे लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जबकि न्याय उसको भी मिल जाए पानी की तरह गरकता हुआ। तो कौन संतुष्ट नहीं होंगे? तो निग्रोज, यानी अमेरिका के काले लोगों को निग्रो या हबसी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, डॉट डॉट इज ए डेजर्ट स्टेट, डॉट डॉट एक मरुस्थल वाला राज्य बन गया है, यानी खराब राज्य बन गया है, विच विल बी ट्रांसफर्ड, जो बदल जाएगा, इनटू एन ओएसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, आज़ादी और न्याय रूपी मरुद्यान के रूप में। यानी कि जो जगह जो खराब बन गया है वो आज़ादी और न्याय का सुंदर जगह बन जाएगा। कौन जगह के बारे में कहा जा रहा है कि वो अभी खराब जगह है? तो इसका जवाब होगा डेजर्ट स्टेट कौन बन गया है? तो मिसिसिपी। इसका जवाब ए होगा, मिसिसिपी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, डॉट डॉट इज स्वेल्टरिंग, डॉट डॉट तरबतर हैं विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, अन्याय के गर्मी से। कौन अन्याय की गर्मी से, अन्याय रूपी जो उष्मा है उससे तरबतर हैं, परेशान है। तो इसका जवाब होगा सी, मिसिसिपी। मिसिसिपी राज्य जो है उस पर बहुत ज़्यादा अन्याय किया जा रहा था, वहाँ पर काले लोग रहते थे तो उस पर काफ़ी अन्याय हो रहा था। तो वो राज्य जो है स्वेल्टरिंग विद द हीट, यानी तरबतर हैं ऑफ इनजस्टिस, अन्याय रूपी जो है उष्मा जो पड़ रही है उस पर, अन्याय जो उस पर कर रहा है उसके कारण। क्वेश्चन नंबर 36, माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड, मेरे बच्चे की पहचान नहीं की जाएगी बाय द कलर, रंग से, बट बाय द कैरेक्टर, बल्कि उसके चरित्र से उसको अच्छा या बुरा माना जाएगा। वह सेड बाय, किसके द्वारा कहा गया है? इसका जवाब होगा सी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, एंड एज वी वॉक, और अब जब हम लोग निकल रहे हैं, वी मेक द प्लेज, तो हम लोग शपथ लेते हैं, दैट की, वी सैल, हम लोग डैश। इसका जवाब होगा डी, हम लोग ऑलवेज मार्च हेड, हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। मार्च हेड माने आगे बढ़ना होता है। खड़े हैं मार्टिन लूथर किंग, चाहे कठिनाई कैसी भी क्यों ना आ जाए, हमारे लड़ाई के लिए, कि हक के लिए, कि जितना गोरे को हक है उतना ही काले को भी मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग हमेशा मार्च हेड, आगे बढ़ते रहेंगे, संघर्ष को छोड़ना नहीं है, पीछे मुड़ना नहीं है ना, तब तक जब तक कि हमें जस्टिस यानी कि न्याय ना मिल जाए। तो इसी का वो प्लेज लेते हैं, शपथ लेते हैं कि हम लोग मार्च हेड, आगे बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स, मार्टिन लूथर किंग को नापसंद है डैश डिस्क्रिमिनेशन, डैश भेदभाव। मार्टिन लूथर किंग को किस तरह का भेदभाव पसंद नहीं है, डिसलाइक करते हो? इसका जवाब होगा डी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव, यानी गोरे काले का भेदभाव सब जो होता है उसे कहते हैं नस्लीय भेदभाव। अब जैसे चाइनीज जैसा जो लोग है उसको इंडियन लोग पसंद नहीं करेंगे, तो ये हो गया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसका रंग रूप सब अलग है, इसे कहते हैं नस्लीय भेदभाव, तो उसको डिसलाइक करते थे। क्वेश्चन नंबर 39, द बैंक ऑफ जस्टिस इज डैश, न्याय रूपी जो बैंक है वो डैश हो गया है, यानी पैसा वाला बैंक नहीं, न्याय मिलने वाला जो बैंक है अमेरिका का, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो डैश हो गया। क्या हो गया? तो इसका जवाब ए होगा, बैंकरप्ट, दिवालिया हो गया। जैसे कोई बैंक दिवालिया हो जाता है, उसके पास में पैसा ही खत्म हो गया है ना, वैसे ही लगता है वो कह रहे हैं कि न्याय रूपी जो बैंक है अमेरिका का वो दिवालिया हो गया, इसीलिए तो न्याय नहीं मिल रहा है काले लोगों को। तो द बैंक ऑफ जस्टिस का जवाब क्या होगा? बैंकरप्ट, दिवालिया। क्वेश्चन नंबर 40, द प्रोज पीस, गद्य खंड, डैश इज ए स्पीच, डैश एक भाषण है, डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है। कौन चैप्टर इसमें से जो है, चार जो नीचे में है उसमें से भाषण है कौन?
है ना, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया है भाषण। इसका जवाब बी होगा, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। यही एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज इन्फ्लुएंस्ड, मार्टिन लूथर किंग जूनियर प्रभावित हो गए बाय डैश डैश के द्वारा। किससे मार्टिन लूथर किंग जूनियर प्रभावित थे? इसका जवाब होगा सी, गांधी जी। महात्मा गांधी से वो इन्फ्लुएंस्ड थे, यानी प्रभावित थे, उनके रास्ते पर वो चला करते थे। क्वेश्चन नंबर 42, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच, आई हैव अ ड्रीम एक भाषण है, डिलीवर्ड बाय डैश, जो डैश के द्वारा दिया गया है। क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब होगा सी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव अ ड्रीम एक भाषण है जो किसके द्वारा दिया गया है, डिलीवर किया गया है। इसका जवाब होगा सी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्वेश्चन नंबर 43, द फर्स्ट सोर्स, प्रथम स्रोत ऑफ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू, न्यूज़पेपर के आय के, न्यूज़पेपर के आमदनी का जो प्रथम स्रोत इज है वो कौन है? इसका जवाब होगा सी, एडवर्टीजमेंट, प्रचार जो होता है, लोग सब जो अपना प्रचार डालते हैं न्यूज़पेपर सब में, वही जो है न्यूज़पेपर के रिवेन्यू का यानी आय का फर्स्ट सोर्स होता है। तो फर्स्ट सोर्स न्यूज़पेपर के रिवेन्यू आय का, इनकम का कौन होता है, रिवेन्यू का? इसका जवाब होगा एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन। क्वेश्चन नंबर 44, द डैश प्रेस इज सिंगुलरली फ्री, डैश का जो खबर तंत्र है, अखबार वगैरह है सब कुछ, इज सिंगुलरली फ्री यानी एकदम से आज़ाद है, विशिष्ट रूप से आज़ाद है ना। तो सिंगुलरली माने एकदम से, विशिष्ट रूप से या असाधारण रूप से आज़ाद है। कहाँ का खबर तंत्र बिल्कुल आज़ाद है? इसका जवाब होगा बी, यानी ब्रिटिश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जब हम लोग फ्रीडम ऑफ द प्रेस की बात करते हैं, यानी कि जब हम लोग खबर तंत्र के आज़ादी की बात करते हैं, वी यूजुअली मीन, तो हम लोगों का आम तौर पर मतलब होता है फ्रीडम की आज़ादी मिलना चाहिए इस खबर तंत्र को, इन अ डैश सेंस, किस सेंस में, किस अर्थ में आज़ादी मिलना चाहिए? इसका होगा सी, टेक्निकल सेंस यानी तकनीकी क्षेत्र में, भाव में, यानी हर तरह से तकनीक जो भी है उस सब सेंस में इसको आज़ादी मिलना चाहिए। कोई टेक्निकल ऐसा बात ना हो जिसमें कि इसको गुलाम बना कर रखा जाए। फ्रीडम जो है प्रेस को, खबर तंत्र को पूर्ण रूपेण होना चाहिए। तो मीन फ्रीडम इन कौन सेंस? द टेक्निकल सेंस। क्वेश्चन नंबर 46, एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट, विज्ञापन दाता योगदान देते हैं, टू द डैश डैश ऑफ द न्यूज़पेपर, अखबार के, अखबार के डैश जो है विज्ञापन दाता योगदान देते हैं। अखबार के कौन चीज़ में विज्ञापन दाता योगदान देते हैं? तो इसका जवाब होगा सी, रिवेन्यू, आय में, इनकम। एडवर्टाइजर्स जो होते हैं, पेपर में जो विज्ञापन देने वाले जो लोग होते हैं, विज्ञापन दाता एडवर्टाइजर्स, वो न्यूज़पेपर को कैसे योगदान देते हैं? तो रिवेन्यू, उसका आय बढ़ा करके, चूँकि वो अपना विज्ञापन डालते हैं और उससे पैसा कमाता है एक पेपर, न्यूज़पेपर, इस तरह से उसको जो है योगदान मिल जाता है एडवर्टाइजर्स का। ठीक है, सी होगा इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 47, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय डैश, एक लोकप्रिय जो प्रतिदिन आने वाली अखबार होती है उसको कहते हैं पॉपुलर डेली, उसकी संपादकीय नीति यानी वो क्या छापेगा क्या नहीं छापेगा, इज कंट्रोल्ड, वो नियंत्रित की जाती है, वो चलती है बाय के द्वारा, कौन चीज़ के द्वारा चलती है? इसका जवाब होगा ए, टू चीफ फैक्टर्स, दो मुख्य तथ्य हैं, उसी के द्वारा जो है उसके सारे मामला चलते हैं। एक तो कि एडवर्टाइजर के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, उसके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए, और दूसरा होता है उसका जो है मालिक जो होता है, प्रोप्राइटर पेपर का, उसके हिसाब से, उसके विरुद्ध वो नहीं छाप सकता है। तो एडिटोरियल पॉलिसी पॉपुलर डेली का, कोई भी डेली आने वाली लोकप्रिय जो अखबार होती है उसे कहते हैं पॉपुलर डेली, उसकी जो संपादकीय नीति होती है यानी क्या छापेगा क्या नहीं, वो दो मुख्य तथ्य पर कंट्रोल होती है, दो मुख्य तथ्य पर निर्भर रहती है। टू चीफ फैक्टर्स, इसका कंट्रोल्ड बाय हो तो टू चीफ फैक्टर्स, उसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, एवरी डॉट डॉट लीव्स, प्रत्येक डॉट डॉट जीता है, इन अ परपेचुअल प्रिकेरियस बैलेंस, हमेशा बने रहने वाली संकट की स्थिति में जीता रहता है, हमेशा बने रहने वाली जो खराब स्थिति है, खतरनाक स्थिति है, उससे उसमें जीता रहता है कि कब ये स्थिति ना आ जाए। इसका जवाब होगा सी, न्यूज़पेपर।
एवरी न्यूज़पेपर, हर अखबार, लिव्स जीता है इन ए प्रीपेचुअल यानी हमेशा बनी रहने वाली, प्रिकेरियस नाजुक बैलेंस स्थिति, हमेशा बने रहने वाली नाजुक स्थिति से हर न्यूज़पेपर उसी से जीता रहता, उसी में जीता रहता है। कभी भी उसका मुनाफा भी हो सकता है, कभी बड़े लॉस में भी जा सकता है। तो परपेचुअल प्रिकेरियस बैलेंस का मतलब होता है हमेशा बनी रहने वाली नाजुक स्थिति में जीता रहता है। कौन जीता रहता है? तो प्रत्येक न्यूज़पेपर। सी इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, डोरोथी एल सेयर्स सेज दैट। डोरोथी एल सेयर्स कहते हैं कि आपको पता होगा हाउ फ्री इज द प्रेस जो चैप्टर है जिसका ऑब्जेक्टिव अभी चल रहा है, उसके लेखक हैं डोरोथी एल सेयर्स। डोरोथी एल सेयर्स कहते हैं कि प्रेस इज फ्री, खबरतंत्र आज़ाद है, डैश, कहाँ आज़ाद है? इसका जवाब होगा बी, समवेयर, कहीं कहीं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट। कोई भी बहुत ज़्यादा बिकने वाली न्यूज़पेपर सपोर्ट नहीं करती है, समर्थन करने की हिम्मत नहीं करती है पब्लिक पॉलिसी, जनता के नीति को, जनता के बातों को, ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ डैश, डैश के स्वार्थ सिद्धि को देखते हुए, डैश के स्वार्थ सिद्धि के कारण से, किस चीज़ के स्वार्थ सिद्धि को देखते हुए वो जनता के बात को नहीं उठाता है। जवाब होगा इसका डी, एडवर्टाइजर्स, विज्ञापन दाताओं के स्वार्थ सिद्धि को देखकर जो है जनता की बातों को भी वो, कई सारी बातों को रखता नहीं है। अब जैसे कोई एडवर्टाइज़र उसका है जो कि कोई गुटखा बेचता है, कोई गुटखा का प्रचार करता है, कोई शराब बेचता है, उसका प्रचार वो उसमें चला रहा है अपने पेपर में, तो उसके खिलाफ वो कैसे बोलेगा? बोलता ही नहीं, जबकि उससे जनता का फायदा होगा, लेकिन वो नहीं बोलेगा। तो किसके वेस्टेड इंटरेस्ट, किसके स्वार्थ सिद्धि को, किसके फायदे को देखते हुए वो पब्लिक पॉलिसी का सपोर्ट नहीं करता है, जनता के बातों को सपोर्ट नहीं करता है? तो एडवर्टाइजर्स, विज्ञापन दाता के वेस्टेड इंटरेस्ट, उसके स्वार्थ सिद्धि को देखते हुए, उसके फायदा को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 51, डॉट डॉट कंट्रीब्यूट, डॉट डॉट योगदान देते हैं टू द रेवेन्यू, आय कमाने में ऑफ द न्यूज़पेपर, अखबार को इनकम कमाने में कौन योगदान देते हैं? जवाब होगा इसका ए, एडवर्टाइजर्स यानी कि विज्ञापन दाता। क्वेश्चन नंबर 52, हाउ फ्री इज द प्रेस इज एन एसे। हाउ फ्री इज द प्रेस एक निबंध है, रिटन बाय डैश, जो डैश के द्वारा लिखा गया। इसका जवाब होगा ए, डोरोथी एल सेयर्स। हाउ फ्री इज द प्रेस ऐसे कौन लिखे हैं? डोरोथी एल सेयर्स। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 53 है एंटोन चेखोव, ये मैरिज प्रपोजल शुरू हो गया। एंटोन चेखोव बिगेन हिज करियर, एंटोन चेखोव ने अपना कमाई धमाई शुरू किया बाय राइटिंग डैश, डैश लिखने के द्वारा, कौन चीज़ से उन्होंने अपना जो है कमाई धमाई आजीविका शुरू किया, करियर शुरू किया? इसका जवाब होगा सी, कॉमिक स्केचेज यानी हास्य चित्र वगैरह जो है राइटिंग करके, लिख करके, बना करके उन्होंने, एंटोन चेखोव ने अपना करियर शुरू किया। अब वैसे वो प्रोफेशन से, पेशा से क्या थे? तो डॉक्टर भी थे, लेकिन अपना करियर उन्होंने बिगेन कैसे किया, स्टार्ट कैसे किया? तो राइटिंग कॉमिक स्केचेज यानी कि हास्य चित्र सब बना करके। क्वेश्चन नंबर 54, लोमोव इज ए मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट। लोमोव जो व्यक्ति रहता है मैरिज प्रपोजल चैप्टर में, वो डैश टेम्परामेंट, डैश स्वभाव का व्यक्ति रहता है। कौन स्वभाव का? तो जवाब होगा इसका डी, नर्वस टेम्परामेंट का, यानी कि तुरंत में परेशान हो जाने वाला, गुस्सा हो जाने वाला, बेचैन हो जाने वाले स्वभाव का व्यक्ति रहता है, नर्वस टेम्परामेंट का रहता है। कैसा टेम्परामेंट? तो नर्वस टेम्परामेंट। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 55 है ए मैरिज प्रपोजल इज ए डैश। ए मैरिज प्रपोजल एक डैश है, क्या है? इसका जवाब होगा सी, यानी कि कॉमेडी, यानी कि हास्य नाटक है। ये एक हास्य ड्रामा है, कॉमेडी है, कॉमेडी रहे, ड्रामा रहे या वन एक्ट प्ले रहे, तीनों चीज़ ये है, तो कॉमेडी इसमें सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 56, एंटोन चेखोव वाज ए डैश। एंटोन चेखोव एक डैश थे बाय प्रोफेशन, पेशा से, रोजगार से। इसका जवाब सी होगा, यानी डॉक्टर। जो देख रहे हैं फोटो, यही है एंटोन चेखोव। ये पेशा से क्या थे? तो डॉक्टर थे। क्वेश्चन नंबर 57, नटालिया इज डैश। नटालिया जो रहती है मैरिज प्रपोजल में, वो कैसी लड़की है? इसका जवाब होगा डी, पीस लविंग, शांति पसंद करने वाली, अमन पसंद करने वाली, अमन पसंद लड़की रहती है नटालिया। क्वेश्चन नंबर 58, ए मैरिज प्रपोजल इज ए ड्रामा। ए मैरिज प्रपोजल एक नाटक है, या प्ले मीन्स भी नाटक होता है, कॉमेडी या हास्य नाटक है, रिटन बाय डैश, जो डैश के द्वारा लिखा गया। इसका जवाब होगा ए, यानी एंटोन चेखोव। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 है लीप द डॉग। लीप जो कुत्ता रहता है,
वॉज बॉट, उसे खरीदा गया, फॉर डैश रूबल्स में। प्यारे बच्चों, आपको बताता चलूँ कि नटालिया के कुत्ता का नाम लीप रहता है, ठीक है। और रूस की जो करेंसी है, मुद्रा, जैसे इंडिया का करेंसी का नाम रुपया है, वैसे रसिया की रहने वाली थी नटालिया, या फिर जो एंटोन चेखोव हैं, तो वहाँ पर रूबल्स नामक मुद्रा चलता है, वहाँ पर रुपया नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो लीप कुत्ता जो है कितना में खरीदा गया, तो इसका जवाब होगा सी, यानी 85 रूबल्स में खरीदा गया। और आपको साथ में यह भी पता रहना चाहिए कि ए मैरिज प्रपोजल में नटालिया के अलावा जो एक दूसरा पात्र है, जिसका नाम आपको पता होगा, लोमोव है, लोमोव के कुत्ता का नाम गेस रहता है, ये भी याद रखना है। कभी कभी पूछ देता है नटालिया के डॉग का नाम क्या था, तो लीप, और लोमोव के कुत्ता का नाम तो गेस। और ये भी जान लीजिए कि गेस का कुत्ता जो है 125 रूबल्स में खरीदा जाता है, लेकिन जहाँ तक अभी लीप कुत्ते की बात है तो ये 85 रूबल्स, यानी कि सी इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, बर्टन रसल वॉज ए डैश फिलोसफर। बर्टन रसल एक डैश फिलोसफर थे, बर्टन रसल एक डैश दार्शनिक थे। कहाँ के दार्शनिक थे? इसका जवाब होगा बी, ब्रिटिश दार्शनिक थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है, ब्रिटिश थे बर्टन रसल। इसी क्वेश्चन नंबर 60 के साथ जो है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड नामक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव शुरू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 61, द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल्स, डैश जानवरों को पालतू बनाना, मेड लाइफ, उसने बना दिया जिंदगी को, मच प्लीजेंट, बहुत खुशनुमा, बहुत शानदार, बहुत आनंदमय। क्या चीज़, कैसे जानवर को पालतू बनाना जीवन को बहुत ही खुशनुमा बना दिया? इसका जवाब होगा डी, डोमेस्टिक, यानी घरेलू जानवर जो आजकल देख रहे हैं उसको जो पालतू बनाना हुआ, टेमिंग करने का काम हुआ, डोमेस्टिक एनिमल्स को, घरेलू जानवरों को पालतू बनाने का काम, जैसे गाय है, भैंस है, ये सब, उसने लाइफ को मच प्लीजेंट बना दिया, यानी बहुत खुशनुमा बना दिया। क्वेश्चन नंबर 62, बर्टन रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज। बर्टन रसल को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन लिटरेचर, साहित्य में, उनके रचनाओं के लिए, इन डैश ईस्वी में, कितने ईस्वी में? इसका जवाब सी होगा 1950, यानी 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 63 है, बर्टन रसल वाज ए फिलोसोफर एंड डैश। बर्टन रसल एक दार्शनिक और डैश थे, क्या थे? इसका जवाब ए होगा, हिस्टोरियन, इतिहासकार भी थे वो, और मैथमेटिशियन भी थे। तो मैथमेटिशियन ऑप्शन तो नहीं है, हिस्टोरियन थे, हिस्टोरियन दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 64, ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ये किताब का नाम है। ह्यूमन नॉलेज, ये भी एक किताब है। एंड वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, और मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूँ, वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, तो ये 3 किताब है। हैव बीन रिटन बाय, के द्वारा लिखा गया, ये सब किताब किसके द्वारा लिखा गया? प्रिय बच्चों, इसका जवाब ए होगा, बर्टन रसल होगा। क्वेश्चन नंबर 65, इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को घरेलू बनाने से भी अधिक इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, वाज द इन्वेंशन ऑफ डैश, डैश का आविष्कार था। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि जानवर को भी डोमेस्टिकेशन यानी घरेलू बनाने से अधिक महत्वपूर्ण क्या चीज़ का आविष्कार था, जो जानवर को घरेलू बनाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? तो इसका जवाब होगा सी, एग्रीकल्चर, कृषि, खेती का जो आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, वो डोमेस्टिकेशन जो एनिमल का किया गया, घरेलू बनाया गया, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से भी मोर इम्पोर्टेंट क्या था? तो इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 66, बर्टन रसल बिलोंग टू डैश। बर्टन रसल डैश से संबंध रखते थे, कहाँ के रहने वाले थे पूछ रहा है। इसका जवाब होगा सी, यानी कि ब्रिटेन। ब्रिटेन का ही दूसरा नाम इंग्लैंड भी है, ब्रिटेन, जवाब दीजिए सी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67, द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस वाज द आर्ट ऑफ डैश। क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास लिखाई जो शुरू हुआ किताब में इतिहास, उसके शुरुआत से पहले जो सबसे अंतिम आविष्कार जो था महत्वपूर्ण, इतिहास के शुरू होने से पहले का अंतिम आविष्कार कौन चीज़ था, किस चीज़ की कला जो लोगों में आया, वो कौन चीज़ था अंतिम आविष्कार? तो इसका जवाब होगा द आर्ट ऑफ राइटिंग, लेखन कला। ये अंतिम हिस्ट्री से पहले का आविष्कार था, महत्वपूर्ण आविष्कार था। अब सोचिए, यदि लिखना ही नहीं लोगों को आता तो क्या हिस्ट्री जो आज लिखी हुई किताब में है वो पढ़ पाते? तो लास्ट हिस्टोरिक इन्वेंशन जो है, प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन, हिस्ट्री के आने से पहले का आविष्कार कौन था? लास्ट वाला, तो राइटिंग, लिखने की कला। उसके बिना तो हिस्ट्री बनता ही नहीं, तो सी इसका जवाब हो जाएगा। 68 है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज एन एसे।
आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड एक निबंध है, रिटन बाय डैश, जो डैश के द्वारा लिखा गया है। कौन लिखे हैं? इसका जवाब होगा बर्ट्रैंड रसल, सी होगा, बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है। इसमें WRITTEN होना चाहिए, मिस टाइप है, ठीक है, तो बर्ट्रैंड रसल हो जाएगा इसका जवाब सी। क्वेश्चन नंबर 69, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ, बच्चे को जन्म देने के जो परंपरागत तरीके हैं, यानी घर पर ही जन्म देना, इज एक्सेप्टेड, उसे स्वीकार किया जाता है। डैश, कहाँ पे? तो कल्चरली एंड कलेक्टिवली, सांस्कृतिक तौर पर भी एंड कलेक्टिवली, और सामूहिक तौर पर भी इसको स्वीकार किया जाता है। घर पे बच्चे को जन्म देना, इसको कोई बुरा नहीं कहता है। ये कल्चरली, सांस्कृतिक तौर पर, और कलेक्टिवली और सामूहिक तौर पर सब मानते हैं कि अच्छा चीज़ है। तो एक्सेप्ट कल्चरली एंड कलेक्टिवली, यही जवाब होगा। 70 है, डॉट डॉट वुमेन विजिट्स हर मदर्स हाउस, डॉट डॉट की औरत अपने माँ के घर जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान, जब गर्भ में धारण करती है बच्चे को तो अपने माँ के घर जाती है। कहाँ की औरत? इसका जवाब डी होगा, ए सिलहेटी वुमेन। सिलहेटी औरत जो होती है, यानी बांग्लादेश की जो औरत होती है, वो बच्चा को जब धारण करती है पेट में, तो वो सिलहेटी औरत, बांग्लादेशी औरत जो होती है, वो अपने माँ के घर जाती है। बच्चों, ए चाइल्ड इज बॉर्न शुरू हो गया, और आपको पता होना चाहिए ए चाइल्ड इज बॉर्न जो है वो सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी जो किताब है, जर्मन ग्रीर साहिबा की, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है, उन्हीं की किताब की ये चैप्टर है ए चाइल्ड इज बॉर्न, जो कि एक एस्से भी है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71, गार्लैंड्स ऑफ टर्मेरिक, हल्दी के माले, एंड गार्लिक, और लहसुन के माले, आर वॉर्न, पहनाए जाते हैं बच्चों को, टू वार्ड ऑफ, दूर रहने के लिए। ए होगा इसका जवाब, एविल स्पिरिट्स, बुरी आत्माएं से दूर रहने के लिए, बुरी नज़रों से दूर रहने के लिए। कह रहा है कि टर्मेरिक और गार्लिक के जो गार्लैंड्स होते हैं, हल्दी और लहसुन के माले, गार्लैंड, पहनाए जाते हैं क्या चीज़ से दूर रखने के लिए बच्चे को? तो एविल स्पिरिट्स, बुरी आत्माओं से दूर रखने के लिए, ताकि उसमें भूत प्रेत का कोई ये ना हो। क्वेश्चन नंबर 72, व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, जब बच्चा को जन्म दिया जाता है, इट इज़ एन ओकेजन ऑफ जॉय, तो यह आनंद का समय रहता है, मौका रहता है, फॉर, के लिए, डैश, किसके लिए ये जो है आनंद का मौका होता है बच्चे का जन्म? तो इसका जवाब होगा डी, द होल फैमिली, संपूर्ण परिवार के लिए यह जो है ओकेजन ऑफ जॉय होता है, खुशी का समय होता है, खुशी का माहौल होता है, खुशी का अवसर होता है, ठीक है, द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए ओकेजन ऑफ जॉय होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 को देखने जा रहे हैं। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज, सारे जो तकनीकी बदलाव आए हैं, नए नए आविष्कार वगैरह आए हैं, कॉज, वो कारण बन गई है, डैश प्रॉब्लम्स, डैश समस्याओं की, कौन सी समस्याओं का कारण बन गई है? इसका जवाब होगा ए, सोशल, सामाजिक समस्याओं को जन्म दे दिया है ये सब चीज़ें। इससे बीमारियां ज़्यादा घर कर गई, तत्काल के लिए तो लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा बीमारियां फैल रही। तो सारी तकनीकी बदलावें जो आई है, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज, कॉज, कारण बन गई है कौन चीज़ की? तो कौन प्रॉब्लम्स की? सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याओं की। क्वेश्चन नंबर 74, बाइंग क्लोथ्स, कपड़े खरीदना, बिफोर बेबी बर्थ, बच्चे के जन्म से पहले, वाज कंसिडर्ड, को माना गया, क्या माना गया है? इसका जवाब बी होगा, बैड लक, दुर्भाग्य माना गया है कि बच्चे के जन्म से पहले ही उसके लिए यदि कपड़ा उपड़ा खरीद लिया जाए तो ये बैड लक होता है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 को देख रहे हैं। डॉट डॉट वुमेन हैड गिवन अप, डॉट डॉट औरत छोड़ दी है, गोइंग, जाना, टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, अंतर्राष्ट्रीय समारोह में, अंतर्राष्ट्रीय सभा में। कहाँ की औरत गिवन अप, गिवन अप फ्रेज है, छोड़ दी है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना, कहाँ की औरत छोड़ दी है? इसका जवाब होगा ए, सूडानीज वुमेन, सूडान की जो औरत है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गोइंग, जाना, गिवन अप कर दिए, छोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 76, इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में रूपठोका इज ए काइंड ऑफ डैश, रूपठोका एक प्रकार की डैश है, क्या है? तो फेरी टेल, परियों की कहानी होती है बांग्लादेश में, जिसको कि फेरी टेल माने परियों की कहानी, उसी को रूपठोका कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77, हु रोट माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ किसने लिखा? इसका जवाब ए होगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 78, डॉट डॉट आर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट, डॉट 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 प्राचीन मिस्र देश के शासक हुआ करते थे। एंशियंट माने प्राचीन, इजिप्ट माने मिस्र देश, मिस्र देश के कौन रूलर होते थे, शासक हुआ करते थे? इसका जवाब डी होगा, फेरोज। फेरोज जो है वो एंशियंट इजिप्ट के, यानी प्राचीन मिस्र के शासक हुआ करते थे। 79, आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर,
हमारे पूर्वजों ने इसीलिए सेट लिमिट, एक सीमा निर्धारित किया, टू आवर डैश, अपने डैश के लिए। कौन चीज़ के लिए? इंडल्जेंसेज, भी होगा, अपने बहकाव के लिए, कि ज़्यादा बहकना, ज़्यादा इंडल्जेंस होना ठीक नहीं है, उसके लिए एक लिमिट सेट किया, सीमा। जितना इच्छा है उतना ही करें, बहुत ज़्यादा इच्छाओं में बहकना ठीक बात नहीं है। तो सेट लिमिट टू अवर इंडल, कौन चीज़ के लिए लिमिट निर्धारित किया? तो इंडल्जेंस, अपने बहकाव के लिए। 80, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इस सब को देखते हुए, आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस, हमारे पूर्वजों ने हमें अलग किया, फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, ऐसो आराम और आनंद से। ये जो लाइन है, लग्जरीज एंड प्लेजर्स, ऐसो आराम और आनंद से हमारे पूर्वज ने हमें अलग किया। इज फ्रॉम है, यानी कि कौन चैप्टर से लाइन है, सो पूछ रहा है कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, ये कौन से चैप्टर का लाइन है? प्यारे बच्चों, इसका जवाब होगा ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लाइन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 81 कहता है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, इज फ्रॉम, यानी कुछ तत्क्षण वाले और तेज नए नए परिणाम आधुनिक जो आविष्कार में हो रही है, वो इतने पागल कर देने वाले लोगों के लिए कि उससे वो बच नहीं सकता है। ये लाइन पूछ रहा है कि कौन चैप्टर का लाइन है, फ्रॉम दिया हुआ है। इसका जवाब सी होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ डैश, यह डैश की पूजा है। कौन चीज़ की पूजा है? तो मटेरियल, पदार्थों की पूजा, पदार्थ से तरह तरह का आविष्कार करना, यही ना है मॉडर्न सिविलाइजेशन। या ब्रूट, राक्षस जो हमारे अंदर है उसकी पूजा। तो वर्शिप ऑफ में क्या देंगे? मटेरियल, यानी तो ब्रूट, जो ऑप्शन रहेगा वही डाल देंगे, इस दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा, ये होगा इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 83, इंडियन ग्लोरी इज दैट, भारत के लिए गर्व की बात है कि इट इज डैश, यह डैश रहता है। जवाब होगा बी, इमोवेबल, या अडिग रहता है, यही इंडिया के लिए ग्लोरी है, यानी गर्व की बात है, इमोवेबल, बी होगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 84, गांधी जी प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म, गांधी जी पसंद करते हैं स्पिरिचुअल, आध्यात्मिकता, यानी कि भगवान वाली चीज़, सबको भगवान भक्ति सब पसंद करते हैं, टू डैश, डैश की तुलना में, कौन चीज़ की तुलना में? इसका जवाब होगा सी, मटेरियलिज्म, यानी कि पदार्थवादिता की तुलना में, पदार्थों में लगे रहना, उसकी तुलना में वो स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिकता, भक्तिवादिता, इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो स्पिरिचुअलिज्म 2 के बाद मटेरियलिज्म होगा। ये मटेरियलिज्म का स्पेलिंग गलत कर दिया है, टैप वाला MATER है ना, ये गलत है, IA होना चाहिए, LISM। ठीक है, तो सी होगा इसका जवाब, मटेरियलिज्म आप दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू डैश, एटिक सभ्यता कहाँ की सभ्यता है, एटिक सभ्यता कहाँ से संबंध रखती है? इसका जवाब होगा इन ग्रीस, ग्रीस से संबंध रखती है। ठीक है, एटिक सभ्यता ग्रीस में हुआ करती थी, यूनान में, ग्रीस में नहीं यूनान, ये होगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 86, विच सिविलाइजेशन विल मीन रूइन फॉर इंडिया, किस सभ्यता का नकल करने का मतलब भारत के लिए रूइन है, यानी बर्बादी होगा। किस सभ्यता का नकल हम लोग यदि करेंगे तो हम भारतीय रूइन हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसका जवाब बी होगा, यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 87, हु एंजॉयड ट्रू होम रूल, कौन आनंद लेते थे घर पर अपना सच्चा शासन जो करते थे, घर पर जो शासन करते थे अपना, उसका आनंद लेते थे। इसका जवाब होगा बी, आवर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स में स्पेलिंग में होगा ANCESTORS। हमारे एंसेस्टर्स जो थे, पूर्वज लोग, वो एंजॉय करते थे, अपना घर पे कमाते उमाते थे, बगल में घर को चलाते थे, घड़े पर अपना रूल करते थे, शासन करते थे, तो उसका एंजॉय करते थे, आनंद लेते थे। कौन एंजॉय करते थे ट्रू होम रूल का? तो आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज लोग, ANCESTORS, एंसेस्टर्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 है, आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड, हमारे पूर्वज लोग संतुष्ट थे विद डैश, डैश के साथ, कौन चीज़ से संतुष्ट थे हमारे पूर्वज लोग? तो इसका जवाब ए होगा, स्मॉल विलेजेज, छोटे से गांव से ही हमारे पूर्वज लोग जो थे, एंसेस्टर्स लोग, वो सेटिस्फाइड थे, उन्हें शहर सब घूमना, शहर सब में रहना पसंद नहीं था। क्वेश्चन नंबर 89, हु सेट अ लिमिट, किसने एक सीमा निर्धारित किया टू आवर इंटेलिजेंसेज, हमारे बहकावों के लिए, कि रे बुआ इतना बहकना, इससे ज़्यादा बहकोगे तो चोर डकैत बन जाओगे, इच्छा में बहकना ठीक बात ज़्यादा नहीं तो लोही लोग चोर डकैत सब बन जाता है कि नहीं। तो कौन हमारे बहकाव, इंटेलिजेंस के लिए सीमा निर्धारित किया, एक लिमिट सेट किया? तो इसका जवाब ए होगा, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज लोगों ने। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90,
आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मेरा विश्वास है कि सभ्यता जो भारत ने विकसित की है वो दुनिया में चकमा खाने वाला नहीं है। इज फ्रॉम, ये से है, यानी कौन चैप्टर का ये लाइन है पूछ रहा है। प्यारे बच्चों, इसका जवाब होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 91, गांधी जी डाइड, गांधी जी मरे एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन डैश। फैनेटिक का मतलब होता है धर्मांध, धर्म का अंधा, वैसा व्यक्ति जिसको अपने धर्म के अलावा दूसरा धर्म सूझता ही ना हो, जो यह सोचता हो कि सारा धर्म जाति खत्म हो जाए, सिर्फ हमारा धर्म जो है वही बचे। तो ऐसे व्यक्ति को फैनेटिक कहते हैं, धर्मांध कहते हैं। तो पूछ रहा है कि गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक, गांधी जी मरे एक धर्मांध के हाथों ऑन डैश, कब? तो इसका जवाब होगा 30 जनवरी 1948। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को जो है गांधी जी एक धर्मांध के हाथों मर गए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 92 को निहारते हैं। गिबन इज एसोसिएटेड विथ डैश, गिबन नामक जो इतिहासकार था वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, यानी कहाँ का रहने वाला था? प्यारे बच्चों, इसका जवाब होगा ए, यानी कि इटली। गिबन जो था वो इटली का रहने वाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है, आवर फॉर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मैशनरी, हमारे पूर्वजों ने कल पुर्जे का आविष्कार नहीं किया, बिकॉज, क्योंकि डैश। इसका जवाब होगा कि दे न्यू, वे लोग जानते थे कि वी वुड बिकम स्लैब्स, हम लोग गुलाम हो जाएंगे, यानी कि हम यदि कल पुर्जे में रहेंगे, मैशनरी चीज़ों में रहेंगे तो हम पदार्थवादी चीज़ों के गुलाम हो जाएंगे, स्लैब हो जाएंगे, यानी तब फिर पंखा के बिना, एसी के बिना, बाइक के बिना रहा ही नहीं होगा। इसलिए इस सब चीज पदार्थों के गुलाम ना हो, इसलिए मैशनरी का आविष्कार नहीं किए, इन्वेंट नहीं किए हमारे पूर्वजों। इसका जवाब कौन होगा? ए होगा। ठीक है, 93 का ए। क्वेश्चन नंबर 94 है, आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग, कुछ तो है, इन हिंदुज्म, हिंदुत्व में, यानी भारत में, दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप, जिसने इसे जिंदा रखी है, टिल नाउ, अभी तक, इज फ्रॉम, से है। मैंने कह रहा है कि आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है, कौन चैप्टर का लाइन है? प्रिय बच्चों, इसका जवाब बी होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 95, डैश वर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज, डैश छोटे से गांव से संतुष्ट थे, कौन छोटे से गांव से संतुष्ट थे? तो इसका जवाब होगा आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज लोग, हमारे पूर्वज लोग छोटे से गांव से ही संतुष्ट थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 है, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड, हमारे पूर्वज लोग आनंद लेते थे, डैश रूल, डैश के शासन का, कहाँ के शासन का? इसका जवाब होगा सी, होम रूल, घर पर अपना काम रोजगार करते थे, घर पर अपना परिवार पर शासन करते थे, उसी का आनंद लेते थे। तो कौन रूल? तो होम रूल होगा, इसका जवाब सी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, ये जो लाइन है पूछ रहा है कि ये लाइन कौन चैप्टर का लाइन है? द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक वाला लाइन कौन चैप्टर का लाइन है? प्रमुख लक्षण आधुनिक सभ्यता का जो है वो अपने इच्छाओं का असीमित वृद्धि करना है। तो ये लाइन कौन चैप्टर का लाइन है? इसका जवाब ए होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 98, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, यूरोपीय सभ्यता के नकल करने का अर्थ है भारत के लिए डैश, क्या है? इसका जवाब डी होगा, यानी रूइन, बर्बादी। यदि हम लोग यूरोपीय सभ्यता का नकल करेंगे तो इससे हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, रूइन हो जाएगा। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, यूरोपीय सभ्यता का मतलब भारत के लिए डैश है, क्या है? रूइन, बर्बादी होगा, बर्बादी, रूइन इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, इज टेकन फ्रॉम, मतलब पूछ रहा है कि ये लाइन कौन चैप्टर का लाइन है? कि द मोर, जितना अधिक भी इंडल्ज, हम लोग बहकते हैं, इन आवर पैशंस, अपनी चाहतों में, अपनी इच्छाओं में, कि ये इच्छा पूरा कर लें, वो इच्छा पूरा कर लें, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना ही अधिक हमारी इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती है। यानी साइकिल मिल गया तो अब इच्छा हुआ कि मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल गया तो और अनियंत्रित हो जाता है, मन होता है कि कार मिल जाए, रुकता नहीं है। इस लाइन कौन चैप्टर का लाइन है? इसका जवाब बी होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 100 है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, इज फ्रॉम, मतलब पूछ रहा है कि सभ्यता कंडक्ट का वो तरीका है, व्यवहार का वो तरीका है जो इंसान को बताता है कर्तव्य का रास्ता,
सभ्यता मतलब संस्कार मतलब होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सिखाता है सभ्यता। तो ये कौन चैप्टर का लाइन है? फ्रॉम है लास्ट में, यानी पूछ रहा है कि कौन चैप्टर का लाइन है। प्यारे बच्चों, इसका जवाब ए होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 101 है, हुज मोटो वाज, किसका आदर्श वाक्य था, किसका कथन था? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। ये सादा जीवन और उच्च विचार, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कौन कहा हुआ है? इसका जवाब होगा सी, वेस्टर्न फिलोसोफर, पश्चिमी दार्शनिक, पश्चिमी देश के, अमेरिका इंग्लैंड के ही एक दार्शनिक रहे हैं, वही कहे हैं सादा जीवन और उच्च विचार, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 102 कहता है, टू ऑब्जर्व मॉरलिटी, नैतिकता का पालन करना, यानी कि सही से अपना काम करना। इसका मतलब है इज टू अटेन मास्टरी, काबू प्राप्त करना, ओवर डैश, डैश पर। मतलब कहा जा रहा है कि कौन चीज़ पर काबू करने से हम सही ढंग से अपने काम को अंजाम दे सकते हैं, है ना। कौन चीज़ पर मास्टरी करना होगा, कौन चीज़ पर काबू रखना होगा अपने काम को सही ढंग से अंजाम देने के लिए, नैतिकता का सही ढंग से पालन करने के लिए, यानी कि काम को सही ढंग से करने के लिए। विद्यार्थी है तो विद्यार्थी अपना काम, टीचर है, डॉक्टर है अपना काम, उसके लिए कौन चीज़ पर काबू रखना होगा, मास्टरी रखना होगा, काबू रखना होगा। इसका जवाब सी होगा, माइंड्स एंड पैशंस, यानी मन और इच्छाओं पर मास्टरी रखना होगा। मन और इच्छाओं पर काबू करने से हम मॉरलिटी का अनुपालन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि सही ढंग से अपने काम को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक निबंध है, रिटन बाय डैश, जो डैश के द्वारा लिखा गया है। कौन लिखे हैं इसको? इसका जवाब ए होगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 104, डॉक्टर हुसैन टुक द ओथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया एज द डैश, डैश के रूप में। कौन चीज़ के रूप में शपथ लिए? बी होगा, प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए, राष्ट्रपति का शपथ लिए। बी इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, बीता हुआ समय जो है वो मर नहीं गया है और स्थिर नहीं है। इट इज़ अलाइव, वो जीवित है, एंड डैश, और क्या है? इसका जवाब सी होगा, डायनामिक, यानी गतिशील है। जो बीत गई चीज़ें हैं वो मर नहीं गई है, वो स्टैटिक, स्थिर नहीं हो गई है, वो जीवित है, और डायनेमिक, गतिशील है। डायनेमिक इसका जवाब होगा। मतलब कहना चाह रहे हैं जाकिर हुसैन कि जो बीते हुए लोग हैं या बीती हुई जो बातें हैं हमारे पूर्वजों की, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, वो गतिशील है, उससे सीखना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है, आई प्लेज, मैं शपथ लेता हूँ, माई लॉयल्टी, अपने वफादारी का, टू माई कंट्री, अपने देश से, मैं अपने देश से वफादारी का शपथ लेता हूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, धर्म या भाषा के भेदभाव के बिना, बिना धर्म या भाषाई भेदभाव के मैं अपने देश से वफादारी का शपथ लेता हूँ, डैश फ्रॉम। मैंने ये लाइन कौन चैप्टर का लाइन है? तो ये तो भारत इज माय होम का लाइन है, लेकिन पूछ रहा है कि कौन इसका किसका लाइन है, ये कौन कहा है ये लाइन? इसका जवाब होगा जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ने कहा है भारत इज माय होम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, द फैमिली इज बिग एंड इज कंस्टेंटली ग्रोइंग एट अ रादर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस, माने परिवार बड़ा है और ये लगातार असुविधाजनक तेज चाल से बढ़ा ही जा रहा है ये परिवार। ये कह रहा है फ्रॉम, माने कि कौन चैप्टर का लाइन? दोस्तों इसका जवाब होगा ए, भारत इज माय होम। क्वेश्चन नंबर 108, हु सेड, किसने कहा है, भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, एंड इट्स सिटीजन्स आर माय फैमिली, और इसके लोग हमारे परिवार हैं। ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 है, डॉक्टर हुसैन टेक्स ओथ, डॉक्टर हुसैन शपथ लेते हैं फॉर द लॉयल्टी, वफादारी का, टू द डैश, डैश से। किस चीज़ से डॉक्टर हुसैन वफादारी का शपथ लेते हैं, लॉयल्टी का शपथ लेते हैं? इसका जवाब ए होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से। अपने देश की जो संविधान है उससे वो जो है लॉयल्टी, वफादार रहेंगे हम उसके प्रति, उसका वो ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार क्या इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, प्रमुख औजार है, ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, राष्ट्रीय मकसद की प्राप्ति के लिए, राष्ट्र के जो लक्ष्य हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, उसके लिए प्रमुख औजार क्या होगा जाकिर हुसैन के अनुसार? जाकिर हुसैन किसको अपना प्रमुख औजार कहते हैं जिससे देश की तरक्की संभव है? इसका जवाब डी होगा, एजुकेशन। 111 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑथर हैं, लेखक हैं, डैश के, कौन चैप्टर के? जवाब होगा बी, भारत इज माय होम के। 112 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने प्रवेश किया द ऑफिस, कार्यालय में, इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी,
डैश विनम्रता के भाव से, कैसी विनम्रता के भाव से वो जो है ऑफिस में, राष्ट्रपति भवन में प्रवेश किए। इसका जवाब होगा बी, प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, यानी प्रार्थनापूर्ण विनम्रता के भाव से, है ना, एकदम झुक करके जो है वो ऑफिस में, राष्ट्रपति भवन में प्रवेश किए। इन स्पिरिट ऑफ, माने हुआ के भाव से, यहाँ पर हो गया, समझे। तो डॉक्टर राकेश एंटर्ड, प्रवेश किए द ऑफिस, कार्यालय में, राष्ट्रपति भवन में, इन स्पिरिट ऑफ, के भाव से, डैश ह्यूमिलिटी, डैश विनम्रता के, कैसे विनम्रता के भाव से उन्होंने जो है ऑफिस में प्रवेश किया था। प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, प्रार्थनापूर्ण विनम्रता के भाव से वो ऑफिस में एंटर्ड हुए, प्रवेश हुए शपथ लेने के बाद, है कि नहीं। प्रेयरफुल इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 113 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में एंटर किए, प्रवेश किए, ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति वाले ऑफिस में, विथ डैश, डैश के साथ, कैसे साथ, तो सी होगा इसका जवाब, ह्यूमिलिटी, यानी विनम्रता के साथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में जो एंटर किए प्रेसिडेंट वाले, वो कौन चीज़ के साथ, ह्यूमिलिटी, विनम्रता के साथ प्रवेश किए, झुक करके। 114 क्वेश्चन है, द पीपल हैव चोजन, लोगों ने चुना है, टू मेक मी, मुझे बनाकर, द हेड ऑफ दिस फैमिली, इस परिवार का मुखिया, फॉर अ सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए। हु दिस, ये लाइन किसने कहा है, तो इसका जवाब ए होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 115, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ओब्लाइज्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने आप को बहुत ही अनुग्रही महसूस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कर्जदार महसूस करते हैं, टू द पीपल ऑफ डैश, डैश के लोगों का, कहाँ के लोगों का जो है वो अपने आप को अनुग्रहित या कर्जदार महसूस करते हैं। इसका जवाब बी होगा, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 116 है, भारत इज माई होम इज ए स्पीच, भारत इज माई होम एक भाषण है, डिलीवर्ड बाय डैश, जो डैश के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, इसका जवाब ए होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 117 है, एन आर्टिस्ट इज ए स्टोरी रिटन बाय डैश, एन आर्टिस्ट एक कहानी है जो डैश के द्वारा लिखा गया है। इसका जवाब हो जाएगा सीगा नाओया, डी हो जाएगा, सीगा नाओया, जो कि जापान के रहने वाले थे, उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 118 है, सेबी वाज ए 12 ईयर्स ओल्ड डैश बॉय, सेबी जो रहता है आर्टिस्ट चैप्टर का लड़का, चैप्टर में जो लड़का रहता है वो 12 साल का डैश लड़का है। कैसा लड़का है, तो ए होगा, जापानीज बॉय, यानी जापान का लड़का रहता है। 119 है, सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग डैश, सेबी का शौक रहता है संग्रह करना, क्या चीज़ संग्रह करना, क्या चीज़ कलेक्ट करना, इसका जवाब सी होगा, गॉड्स, लौकियाँ संग्रह करना। लौकी को सूखा सूखा करके खरीद लेता था, सूखा सूखा करके रखता था, लौकी संग्रह करना उसका जो है हॉबी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है, सेबी वाज इंटरेस्टेड इन, सेबी को डैश में इंटरेस्ट था, यानी रुचि था, या क्वेश्चन हो सकता है सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन डैश, सेबी को जुनूनी तौर पर डैश में रुचि था, है ना। तो इसका जवाब क्या होगा, सेबी को कौन चीज़ में इंटरेस्ट था, तो इसका जवाब होगा गॉड्स, लौकियों में। अब मान लीजिए गॉड्स ऑप्शन नहीं रहेगा, कलेक्टिंग गॉड्स रहेगा, यानी गॉड्स संग्रह करने में, लौकियाँ संग्रह करने में, तो वो जवाब दे दीजिएगा। तो यही इसका जवाब होगा, ए इसका जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 121 है, सेबी वाज ए स्टूडेंट ऑफ डैश स्कूल, सेबी डैश स्कूल का विद्यार्थी था, कौन से स्कूल में पढ़ता था, जवाब होगा बी, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। क्वेश्चन नंबर 122, वन डे सेबी साउ अ डैश लॉन्ग गॉड, एक दिन सेबी ने डैश बराबर लंबा लौकी देखा, एंड बॉट इट, और इसे खरीद लिया। कितना बड़ा लौकी जो है उसने खरीदा, इसका जवाब होगा 5 इंचेस लॉन्ग, 5 इंच हो जाएगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 123 है, द पॉटर सोल्ड द गॉड, चपरासी ने गॉड को बेच दिया, टू द क्यूरियो डीलर, एक कलाकृति का सामान बेचने वाले व्यक्ति को, फॉर डैश, कितना में, इसका जवाब होगा बी, 50 येन, 50 येन में बेच दिया। क्वेश्चन नंबर 124 है, द क्यूरियो डीलर सोल्ड, कलाकृति का विक्रेता जो है, कलाकृति का सामान बेचने वाला विक्रेता, सोल्ड बेच दिया, इट यानी इसे, इस लौकी को, टू ए वेल्दी कलेक्टर, एक धनी संग्रहकर्ता को, एक धनी व्यक्ति जो कि लौकी ही संग्रह करता था उसको बेच दिया। कलाकृति वाला भी जो है ना बेच दिया गॉड को, टू वेल्दी कलेक्टर, एक धनी संग्रहकर्ता को, फॉर डैश, कितना में बेच दिया, है ना। चपरासी तो क्यूरियो डीलर को बेचा 50 येन में, है ना। क्यूरियो डीलर जो था कलाकृति का सामान बेचने वाला, उसने एक धनी संग्रहकर्ता को, लौकी संग्रह करने वाले को बेच दिया, कितना में बेच दिया, इसका जवाब होगा बी, 600 येन, उसने उसको जो है, क्यूरियो डीलर जो है वेल्दी कलेक्टर को बेच दिया, 600 येन में बेच दिया। बी होगा इसका जवाब 124 का। दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 125 है, सेबी लिव्ड इन अ डैश टाउन। सेबी जो लड़का रहता है द आर्टिस्ट चैप्टर का, और सेबी लिव्ड रहता था इन अ डैश टाउन, डैश शहर में। कौन से शहर में रहता था? इसका जवाब ए होगा हार्बर टाउन, यानी बंदरगाह वाले शहर में रहता था, जहाँ पर पनिया जहाज आके रुकती है, उस शहर में वो रहता था। क्वेश्चन नंबर 126, सेबीज फादर वर्कड। सेबी के पिता काम करते थे एट डैश शॉप, डैश के दुकान में। कौन चीज़ के दुकान में? इसका जवाब होगा बी कारपेंटर्स शॉप, बढ़ई वाला दुकान में, लकड़ी सब का जो काम किया जाता है उस दुकान में। क्वेश्चन नंबर 127, सेबी वाज ए डैश ओल्ड जैपनीज बॉय। सेबी डैश साल का जापानी लड़का था। कितने साल का? इसका जवाब होगा सी 12 ईयर्स ओल्ड जैपनीज बॉय, यानी 12 साल का जापानी लड़का रहता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 128 है, सेबी वाज द कैरेक्टर ऑफ डैश। सेबी नाम का किरदार है डैश में। कौन चैप्टर में सेबी नाम का लड़का रहता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कैरेक्टर कौन चैप्टर में, यानी किरदार कौन चैप्टर में? इसका जवाब ए होगा एन आर्टिस्ट चैप्टर का ये किरदार है। एन आर्टिस्ट चैप्टर में ये सेबी नाम का लड़का रहता है। क्वेश्चन नंबर 129 है, सिगा नाओया इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। सिगा नाओया डैश के छोटे कहानी लेखक थे, लघु कथाकार थे, छोटे छोटे कहानी लिखने वाले। कहाँ के थे? इसका जवाब होगा बी जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, जापान के शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, और 20th सेंचुरी के थे राइटर वो, समझे ना। क्वेश्चन नंबर 130 है, सेबी वुड एग्जामिन। सेबी जांचता परखता था, सेबी जांचा परखा करता था द डैश, डैश को, एज सून एज ही गॉट अप, ज्यों ही वो जगता था। कौन चीज़ को जांचता परखता था? इसका जवाब होगा गॉड्स, लौकियों को। ज्यों ही वो जगता था, सो करके उठता था, तो जो लौकी को जो रखा करता था टीन में, है ना, उसको वो जांचता परखता था कि अब कैसा लौकी लग रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 131 है, फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गॉड्स इज फ्रॉम। मतलब इसका कहने का सेंस है, फैंसी का मतलब यहाँ पर हैरानी की बात है कि छोकरा अपना समय ऐसे ही लौकियों के साथ छेड़छाड़ करने में गुजारता है ना। लैड में होता है छोकरा। इज फ्रॉम माने ये लाइन कौन चैप्टर का लाइन है? तो जवाब होगा इसका डी द आर्टिस्ट, या एन आर्टिस्ट भी इस चैप्टर को कहते हैं, एन आर्टिस्ट। 132, वन डे सेबी फाउंड। एक दिन सेबी को मिला अ पिक्यूलियर गॉड, एक अजीब सी लौकी, एट अ शॉप, एक दुकान पर, विच कॉस्टेड हिम, जिसका कीमत उसे पड़ा। कितना पड़ा? इसका जवाब बी होगा 10 सेन, यानी 10 सेन में जो है वो लौकी को खरीदता है। जापान के पैसे को सेन और जापान के रुपए को येन कहते हैं। 10 सेन में जो है वो गॉड को खरीदता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 133 है, वन डे सेबी वाज कॉट। एक दिन सेबी को पकड़ लिया गया, रेड हैंडेड, रंगे हाथों, बाय हिज डैश टीचर, उसके डैश शिक्षक के द्वारा। कौन से शिक्षक के द्वारा? इसका जवाब सी होगा एथिक्स टीचर, यानी नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाले, कैसे रहना चाहिए, कैसे शिष्टाचार होना चाहिए, उस शिक्षक के द्वारा, एथिक्स टीचर के द्वारा उसको जो है पकड़ लिया जाता है रंगे हाथ। लौकी को क्या करता रहता है? अपने डेस्क के नीचे पॉलिश करता रहता है क्लास में, तो उसी में पकड़ लेता है। 134 है, द टीचर वॉज डैश, शिक्षक डैश हो गए, सीइंग देखकर, सेबी, सेबी को, कलेक्ट, संग्रह किए हुए, है ना, या पॉलिशिंग भी रह सकता है कलेक्ट की जगह, यानी चमकाते हुए देखकर, गॉड्स, लौकियों को। शिक्षक क्या हो गए? लौकियों को कलेक्ट या पॉलिश करते हुए सेबी को देखकर। तो इसका जवाब होगा सी एंग्री, या एंग्री ऑप्शन नहीं हो तो इंसेंस्ड भी दे सकते हैं, क्योंकि किताब में इंसेंस्ड वर्ड का यूज हुआ है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, या एंग्री भी दे सकते हो। 135 है, चिल्ड्रेन इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में रहने वाले बच्चे आर लुक्ड आफ्टर, ये लुक्ड आफ्टर यानी उसका देखभाल किया जाता है, बांग्लादेश के बच्चों का देखभाल किया जाता है बाय द डैश, डैश के द्वारा। किसके द्वारा? तो इसका जवाब होगा डी, यानी फैमिली, होल फैमिली के द्वारा जो है बच्चे का बांग्लादेश में देखभाल, लुक्ड आफ्टर किया जाता है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 136 है, ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एस्से। ए चाइल्ड इज बॉर्न एक निबंध है, रिटन बाय डैश, जो डैश के द्वारा लिखा गया है। इसका जवाब होगा सी जर्मेन ग्रीड। ए चाइल्ड इज बॉर्न जो एस्से है वो जर्मेन ग्रीड के द्वारा लिखा गया है, और ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है, आपको पता होना चाहिए। और आपके 21 चैप्टर के राइटर में सिर्फ जर्मेन ग्रीड ही अभी अलाइव हैं, जिंदा हैं, बाकी सारे राइटर मर चुके हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 137 है, इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ डैश। भारत डैश की पृष्ठभूमि का हिस्सा रहा। भारत किसके पृष्ठभूमि का हिस्सा रहा?
तो इसका जवाब होगा डी, परलेस बक्स लाइफ। परलेस बक जो हैं इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज नामक पाठ की लेखिका, उनके ज़िंदगी का एक हिस्सा रहा है भारत। इंडिया बैकग्राउंड का हिस्सा रहा है, यानी पृष्ठभूमि का हिस्सा रहा है, जीवन का हिस्सा रहा है। किन के जीवन का? तो परलेस बक्स लाइफ, परलेस बक के ज़िंदगी का। क्वेश्चन नंबर 138 है, द बुक कम माई बिलवेड हैज़ डैश बैकग्राउंड। किताब कम माई बिलवेड नामक जो किताब है उसमें डैश बैकग्राउंड है, यानी डैश की पृष्ठभूमि है, उसमें डैश के बारे में लिखा गया है। कहाँ के बारे में लिखा गया उसमें? इसका जवाब ए होगा इंडियन बैकग्राउंड है, भारतीय पृष्ठभूमि है। कम माई बिलवेड में उन्होंने जो है भारत के बारे में परलेस बक बताई है। 139 है, अकॉर्डिंग टू परलेस बक के अनुसार व्हाट लेसन हैज़ इंडिया टू टीच द वर्ल्ड। कौन सा पाठ भारत दुनिया को सिखा सकती है? भारत दुनिया को कौन सा पाठ सिखाएगी? इसका जवाब होगा डी, द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा का पाठ, कि कोई भी समस्या को मारपीट करके नहीं, अहिंसा से भी जो है उसको समस्या को दूर किया जा सकता है। द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस इंडिया जो है टीच कर सकती है दुनिया को। 140 है, परलेस बक इज़ नोन, परलेस बक को जाना जाता है फॉर हर डैश, अपने डैश के लिए। कौन चीज़ के लिए? तो जवाब होगा बी, नॉवेल्स, अपने उपन्यासों के लिए उन्हें जाना जाता है। वो एक बहुत बड़े नॉवेलिस्ट भी रही है, उपन्यासकार रही है। ठीक है मेरे अजीज बच्चों, क्वेश्चन नंबर 141 है, परलेस बक एट हर फूड। परलेस बक ने अपना खाना खाया डैश इन एन इंडियन विलेज, भारतीय गांव में डैश, यानी परलेस बक भारतीय गांव में डैश अपना खाना खाया। कैसे अपना खाना खाया पूछा जा रहा है, तो इसका जवाब होगा बी, विद हर हैंड्स, अपने हाथों से खाना खाया। ऐसा नहीं कि विदेश में, जैसे विदेश की थी तो स्पून से खाएगी, चॉपस्टिक से खाएगी, करछुल से मुंह में सीधे ले लेगी, ऐसा नहीं, विद हर हैंड्स, अपने हाथों से खाई। क्वेश्चन नंबर 142 है, परलेस बक वॉज इंटरेस्टेड, परलेस बक को इंटरेस्ट था, दिलचस्पी थी, इन मीटिंग, मिलने में, द डैश से, किस से? इसका जवाब होगा पीजेंट्स, किसानों से। पीजेंट किसान होता है, फार्मर में किसान होता है। पीजेंट से भी, यानी किसानों से भी मिलना, इन विलेजेज, गाँव में जो पीजेंट्स रहते हैं उससे, और यूथ इन सिटीज, और शहर में रहने वाले जो यूथ थे उनसे भी मिलना था। तो इसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से पीजेंट्स किससे मिलने के लिए आए थे? तो पीजेंट्स इन विलेजेज, किसान जो गाँव में रहते हैं, एंड यूथ इन सिटीज, और शहरों में रहने वाले नौजवानों से। चलिए, तो पीजेंट्स का जवाब हो गया। 143 है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम डैश। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज नामक जो पार्ट है वो से लिया गया है, उनके कौन से किताब से लिया गया है? दोस्तों इसका जवाब बी होगा, मैं सेवरल वर्ल्ड्स नाम की जो उनकी किताब है उसी से ये निबंध इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज ले लिया गया है। 144 है, द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूएनओ वाज ए वुमेन ऑफ डैश। जनरल असेंबली जो यूएनओ की है उसमें जो उसकी जो अध्यक्ष है वो डैश की औरत थी, है ना। जनरल असेंबली की जो अध्यक्ष रही है यूएनओ की, वो डैश की औरत थी। कहाँ की औरत थी? इंडिया, भारत की। ए होगा इसका जवाब। यूएनओ के जनरल असेंबली के जो अध्यक्ष रहे हैं वो कहाँ की औरत रही है? तो इंडिया, भारत की। ठीक है, अब हम लोग 145 को देख रहे हैं। फूड वाज सर्व्ड, खाना परोसा गया, ऑन फ्रेश ग्रीन, ताज़ा हरे, डैश लिव्स, डैश के पत्तों पर, एंड वाटर, और पानी दिया गया, इन द अर्थन पॉट, मिट्टी के बर्तन में। यानी पूछा जा रहा है कि कौन से ताज़ा हरे पत्ते पर जो है खाना परोसा गया, परलेस बक को जो खाना परोसा गया वो किस चीज़ के ताज़ा हरे पत्ते पर? तो इसका जवाब बी होगा, बनाना, यानी केले के पत्ते पर जो है, लिव्स पर, पत्ते पर उनका खाना परोसा गया, अर्थन पॉट में वाटर दिया गया। 146 है, परलेस बक न्यू अबाउट इंडिया। परलेस बक ने भारत के बारे में जानी, फ्रॉम हर इंडियन फैमिली डैश, अपने भारतीय पारिवारिक डैश से, एंड हर पेरेंट्स, और अपने माता पिता से। परलेस बक जो है भारत के बारे में जानकारी प्राप्त की, वो अपने माता पिता से जानकारी प्राप्त की, और अपने फैमिली वाले किससे जानकारी प्राप्त की? तो जवाब होगा डॉक्टर। फैमिली डॉक्टर जो होते हैं, यानी बड़े लोग जो होते हैं उसका अपना फैमिली डॉक्टर होता है, यानी परिवार में कोई दिक्कत हुआ तो डॉक्टर साहब आ जाते हैं, उसका वो पैसा दिया करते हैं महीने का या फिर जैसे भी। तो अपने भारतीय फैमिली डॉक्टर से जो उनका देख रेख करती, इलाज वगैरह करती थी घर का लोगों का, तो इंडियन फैमिली डॉक्टर से ही उन्हें भारत के बारे में, चूँकि वो डॉक्टर इंडिया के थे, उससे जानकारी प्राप्त की। 147 है, कोलोनाइजेशन हैज़ मेड द इंडियन डैश।
उपनिवेशवाद जो है उसने भारतीयों को बना दिया है। उपनिवेशवाद का मतलब होता है किसी देश को गुलाम बना करके और वहाँ पर अपना बिजनेस करना और मुनाफा कमाना, है ना, लोग को गुलाम बना के रखना, उससे काम करवाना और बदले में इनकम कमाना, ये प्रक्रिया उपनिवेशवाद कहलाती है। इंग्लिश में कोलोनाइजेशन कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था, है ना। तो कोलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद हैज मेड, ने बना दिया है द इंडियन, भारतीयों को डैश, क्या बना दिया है? जवाब होगा बी, इनरवेटेड, कमज़ोर बना दिया है ना। लोग एकदम आय से कमज़ोर हो गए हैं, पैसे निर्धन हो गए। 148 है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज इज एन एसे। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज एक निबंध है, रिटन बाय डैश, जो डैश के द्वारा लिखा गया। इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब होगा ए, पर्लेस बक के द्वारा। अच्छा, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज इज डैश पूछ देगा तो जवाब में दीजिएगा एसे। कभी कभी इस चैप्टर के बारे में एसे ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको ट्रेवलॉग देना होगा। ट्रेवलॉग मतलब होता है यात्रा संस्मरण, यानी यात्रा की याद। तो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज को ऐसे भी कह सकते हैं और ट्रेवलॉग भी कह सकते हैं। कभी कभी ऐसे ऑप्शन नहीं रहता है तो ट्रेवलॉग दे दिया जाता है। ठीक है, होप आपको पसंद आया होगा और इतना देख लीजिए, मैक्सिमम सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे प्रोज के, कोई टेंशन नहीं। मैं जल्दी अगला वीडियो लेके आता हूँ, आप इसको कॉपी में लिख लिख करके एकदम रगड़ के तैयारी कर लीजिए। हमारी ढेर सारी दुआएं, आकाश भर शुभकामनाएं आप सभी के लिए जाती है। थैंक यू वेरी मच।